नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और दोस्तों ये रोशन आनंद सर का डबल स्टार सीरीज है, जिसको मैंने 3 से 4 बार बोल कर याद करवाएँगे। और साथ ही साथ पूरा डिस्कशन पूरे यूट्यूब पर, जैसे कि इसका पूरा डिस्कशन है ना दोस्तों, पूरा यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इतना डिस्कशन अगर मिलेगा भी तो सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। तो ये सेट 4 का क्वेश्चन है, सेट 4 का पार्ट 1 है दोस्तों। और इसमें से दावा किया गया है और देखा भी गया है कि 70 से 75 से 80 तक का क्वेश्चन, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर का पूरा सर दोस्तों सिलेबस ही है। तो इसको आप लोग देखिए और चलते हैं। और क्वेश्चन के लिए नहीं घबराइए कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप डिस्कशन मात्र से ही आपको आपको इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था और क्या पूछा जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सेट 4 का पहला पार्ट का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि राजस्व खर्चा है ना, उसमें राजस्व प्राप्ति घटा देंगे तो राजस्व घाटा आ जाएगा। राजस्व खर्चा में से दोस्तों राजस्व प्राप्ति को घटाएंगे तो राजस्व घाटा आएगा। अच्छा, राजस्व राजस्व घाटा में से राज्यों को दिए जाने वाला पूंजीगत जो अनुदान होता है ना, उसको घटाएंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा आएगा। समझिएगा दोस्तों फिर से, राजस्व का खर्चा है होता है ना, उसमें से राजस्व प्राप्ति अगर घटा देंगे तो राजस्व घाटा आएगा। अच्छा, अब राजस्व घाटा में से राज्यों को दी जाने वाली जो अनुदान है उसको घटाएंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा आएगा। और राजकोषीय जो घाटा होता है ना दोस्तों, उसका मतलब होता है कि कुल खर्च माने राजस्व प्लस पूंजीगत। ठीक है, समझिएगा राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा है दोस्तों कुल खर्च में माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस निवेश प्लस ऋण की वसूली। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा क्या हो गया, कुल खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस निवेश विनिवेश प्लस ऋण की वसूली। तो राजकोषीय घाटा बराबर हो गया कुल खर्च माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस निवेश प्लस ऋण की वसूली। ठीक है, अब होता है दोस्तों कि यहाँ पे कि निवेश प्लस ऋण की वसूली को नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, मतलब गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। और ऋण की वसूली का जो योग होता है ना, विनिवेश और ऋण की वसूली का जो योग होता है, विनिवेश और ऋण की वसूली का जो योग होता है ना, उसको नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, मतलब गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। एक बार फिर देखिएगा, विनिवेश प्लस ऋण की वसूली को नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। एक तरह से इसका हिंदी होता है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, बजट घाटा बराबर होता है कुल खर्चा माइनस कुल प्राप्ति, मतलब कुल प्राप्ति में राजस्व और पूंजीगत दोनों आ गया। तो बजट घाटा हो गया कुल खर्चा, और कुल खर्चा में कौन, राजस्व और पूंजीगत, माइनस कुल प्राप्तियां, मतलब कुल प्राप्तियां मतलब राजस्व प्लस पूंजीगत दोनों। तो एक बार फिर देखिएगा, एक बार फिर देखेंगे बजट घाटा। बजट घाटा होता है कुल खर्चा राजस्व प्लस पूंजी माइनस प्राप्तियां। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, बजट घाटे को मौद्रीकृत घाटा भी कहा जाता है। बजट घाटे को मौद्रीकृत घाटा भी कहा जाता है। बजट घाटे को मौद्रीकृत घाटा भी कहा जाता है। बजट घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन की रणनीति अपनाई जाती है। बजट घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन की रणनीति अपनाई जाती है। बजट घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन की रणनीति को अपनाया जाता है। ठीक है, अब होता है दोस्तों प्राथमिक घाटा का फॉर्मूला होता है, राजकोषीय घाटा में से अगर ब्याज भुगतान घटा देंगे ना तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। प्राथमिक घाटा कैसे आएगा, राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा आएगा। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा आएगा। राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा आएगा। चलिए अगला देखेंगे। कहता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पारित किया गया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया, जो वर्ष 2004 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखना होता है। एक बार फिर देखिएगा, कहता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पारित हुआ, जो 2004 से लागू होना शुरू हो गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को नियंत्रित करना। जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन है ना,
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, इसका मूल काम है राजकोषीय और राजस्व घाटे को नियंत्रण करना। भारत में राजकोषीय घाटा की अवधारणा सुखमय चक्रवृद्धि सिफारिश पर अपनाया गया है। भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा दोस्तों सुखमय चक्रवृद्धि के सिफारिश पर अपनाया गया है। भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा सुखमय चक्रवृद्धि के सिफारिश पर अपनाया गया है। भारत में राजकोषीय घाटा की अवधारणा सुखमय चक्रवृद्धि के सिफारिश पर अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, राजकोषीय घाटा सरकार की उधार की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। जो राजकोषीय घाटा है ना, वो सरकार जो उधार लिया है ना, उसकी आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार की उधार की आवश्यकताओं को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो देखिए, सरकारी प्राप्तियां दो भागों में बांटा जाता है। सरकारी प्राप्ति जो होता है ना, उसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से उसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है राजस्व प्राप्ति। ठीक है, ऊपर क्या देखे हैं कि सरकारी प्राप्ति को दो भागों में बांटा जाता है। तो देखिएगा, राजस्व प्राप्ति है ना, ये सरकारी प्राप्ति है। तो इसमें क्या है, कर का राजस्व प्राप्ति, कर का राजस्व प्राप्ति एवं गैर कर राजस्व प्राप्ति। ठीक है, जैसे शुल्क, दंड, ब्याज, लाभांश, लाभ, बाह्य अनुदान गैर कर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसको देखिएगा फिर से। कहता है कि राजस्व प्राप्ति है ना दोस्तों, उसमें क्या क्या आता है। राजस्व प्राप्ति में क्या आता है, कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति आता है, और गैर कर राजस्व प्राप्ति आता है। गैर कर राजस्व प्राप्ति में दोस्तों शुल्क, दंड, ब्याज, लाभांश एवं लाभ, बाह्य अनुदान को गैर राजस्व प्राप्ति, मतलब जो बाह्य अनुदान है ना, उसको हम गैर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब दोस्तों आइए अगला, पूंजीगत प्राप्ति। कहता है कि पूंजीगत प्राप्ति, तो पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश, ऋणों की वसूली, बाजार से उधारी, बाह्य और आंतरिक दोनों मिलाकर, तथा अन्य देयताएं जैसे भविष्य निधि जमाएं, डाकघर जमाएं, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र को शामिल किया जाता है। एक बार फिर देखिएगा, एक तो ऊपर आप देखे कौन सा था, ऊपर आपने देखा राजस्व प्राप्ति, और दूसरा है दोस्तों पूंजीगत प्राप्ति। तो पूंजीगत प्राप्ति है ना, उसमें कौन कौन शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्ति में शामिल है विनिवेश, ऋण की वसूली। देखिए, विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति में, ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति में, बाजार से उधारी पूंजीगत प्राप्ति में। अच्छा, जैसे भविष्य में निधि जमाए, भविष्य निधि जमाए पूंजीगत प्राप्ति हो गया, डाकघर जमाए पूंजीगत प्राप्ति हो गया, डाकघर जमाए पूंजीगत प्राप्ति हो गया, भविष्य निधि जमाए पूंजीगत प्राप्ति हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र पूंजीगत प्राप्ति हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र पूंजीगत प्राप्ति हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना पूंजीगत प्राप्ति हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना पूंजीगत प्राप्ति हो गया, किसान विकास पत्र पूंजीगत प्राप्ति हो गया, किसान विकास पत्र पूंजीगत प्राप्ति होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, सरकारी खर्च को भी दो भागों में बांटा जाता है। सरकारी खर्च को भी दो भागों, उच्च सरकारी प्राप्ति था उसको दो भागों में बांटे, लेकिन सरकारी सरकारी खर्च है उसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक में है राजस्व खर्च। तो राजस्व खर्च में ब्याज भुगतान, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, अनुदान आदि को शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो राजस्व खर्चा है ना, देखिए सरकारी खर्च में भी दो आता है, राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा। तो राजस्व खाता खर्चा में दोस्तों ब्याज भुगतान हो गया, सब अधिकारियों को मिलने वाले चाहे कर्मचारी को मिलने वाले वेतन पेंशन हो गया, सब्सिडी भी उसी में शामिल है, गैस वाला सब्सिडी मिलता है, बहुत तरह का किसान वाला भी सब्सिडी मिलता है। ठीक है, ये सब शामिल है। लेकिन पूंजीगत खर्च में ना दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि पर किए जाने वाला खर्च, ऋणों का पुनर्भुगतान करना, विदेशी सरकारों या राज्यों को ऋण देना आदि को शामिल किया जाता है। तो एक बार फिर देखेंगे, राजस्व खर्चा में कौन कौन आ गया। राजस्व खर्चा जो जो आपका उसमें शामिल होगा, वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, सब्सिडी, अनुदान इत्यादि। पूंजीगत खर्चा में हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि पर किए जाने वाला खर्च। ठीक है, ऋणों का पुनर्भुगतान करना, विदेशी सरकारों या राज्य सरकारों को ऋण आदि देने आदि को शामिल किया गया है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। पता है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको जनित्र कहते हैं।
माने जनरेटर, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको जनित्र या जनरेटर कहते हैं। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। आगे देखिएगा, विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आता है विद्युत मोटर। यह विद्युत यांत्रिक उपकरण है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत यांत्रिक उपकरण है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत यांत्रिक उपकरण है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर है ना विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। लेकिन दोस्तों जनित्र किस पे काम कर रहा था, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। याद रखिएगा, जनरेटर किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। लेकिन विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दोस्त एकदम समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कहता है एक चाबी एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। यही पूछा गया था कि घड़ी के चाबी में कौन भरी कमानी जो उसमें कौन ऊर्जा रहता है, तो वही कह रहा है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। खींचे हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होगा, खींचा हुआ स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होगा, बांध में भंडारित पानी स्थितिज ऊर्जा होगा, बांध में भंडारित पानी स्थितिज ऊर्जा होगा, धनुष की तरित डोरी दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये आप जानते हैं, ज्यादा समय इसमें नहीं देंगे। कहता है एम द्रव्यमान के पिंड में एच ऊंचाई पर अवस्थित के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। कहता है एम द्रव्यमान के एक द्रव्यमान के पिंड में एच ऊंचाई पर अवस्थिति के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा को मतलब आपको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माने उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। कहता है दोस्तों किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, चलिए तो जानते हो, उस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। आगे देखिए, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु के गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना दोस्तों, वह उस वस्तु के गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। दोस्तों हमको लगता है कि चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथा क्वेश्चन है सेंट्रल असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। सेंट्रल असेंबली पर डेट याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। सेंट्रल असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। सेंट्रल असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो कहता है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बम फेंकने के साथ एक पर्चा भी फेंका गया, जिस पर्चे पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। बम फेंके थे ना, उसमें पर्चा भी कुछ फेंका गया था और उस पर्चा पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। जब सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा चल रही थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब बम फेंका गया सेंट्रल असेंबली पर तो उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल माने सार्वजनिक सुरक्षा बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, सेफ्टी बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, व्यापार विवाद बिल पर चर्चा चल रहा था। किस पे चर्चा चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल पर और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर। आगे देखिएगा,
भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों पर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 में चलाया गया। कहता है कि तथा बटुकेश्वर दत्त सहित भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त सहित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य सदस्यों पर भी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 में चलाया गया। उपयुक्त मुकदमा में शामिल कैदियों को राजनीतिक बंदियों की दर्जा प्राप्त करने के लिए जतिन दास द्वारा भूख हड़ताल किया गया, जिसे 64 दिन बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। समझिएगा, उपयुक्त मुकदमा में शामिल कैदियों और राजनीतिक बंदियों को दर्जा प्राप्त करने के लिए जतिन दास था ना, वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, जतिन दास भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन 64 दिन बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को 10 सितंबर 1928 को 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, देखिए, यह अनुच्छेद 75 में है। अविश्वास प्रस्ताव का संबंध अनुच्छेद 75 में, अविश्वास प्रस्ताव का संबंध 1975 आर्टिकल 75 में। अविश्वास प्रस्ताव का जो संबंध है दोस्तों, वो संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए, क्या कहते हैं, इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। इसके पारित होने पर सरकार गिर जाती है। इस प्रस्ताव ज्यादा बड़ा हो गया। अभी ठीक है। कहता है कि इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। कहता है अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। विपक्षी लाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब देखेंगे हम निंदा प्रस्ताव। व्हाट इज निंदा प्रस्ताव? निंदा प्रस्ताव, इसे भी केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव का कारण बताना अनिवार्य नहीं है, लेकिन निंदा प्रस्ताव का कारण बताना दोस्तों अनिवार्य होता है। और निंदा प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये भी विपक्षी पारित करता है। ठीक है। और दोस्तों, अगला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या है वो देखेंगे। कहता है कि स्थगन प्रस्ताव जो है सदन में पेश करने के लिए 50 सदस्य का समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसमें क्या है, एक बार देखिए। स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सदस्य का समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव के लिए दोस्तों 50 सदस्य का समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। यह केवल लोकसभा में ही पेश होता है। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होता है। उद्देश्य, स्थगन प्रस्ताव मतलब क्यों लाया जाता है, तो कहता है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदस्य की नियमित कार्रवाई को स्थापित करना, ताकि तत्कालीन महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा हो सके। अब धन्यवाद प्रस्ताव क्या है दोस्तों? धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा एवं मतदान होता है। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों की चर्चा मतदान होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक होता है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कहता है कि मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी जो है दोस्तों आर्टिकल 75 से संबंधित है। विश्वास प्रस्ताव। ठीक है। छठा क्वेश्चन है
पृथ्वी पर जैव विविधता असमान रूप से सभी कटिबंधों में वितरित होता है। पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वह असमान रूप से सभी कटिबंधों में वितरित होता है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं वैसे विविधता में वृद्धि होती है। फिर देखिएगा, पृथ्वी पर जैव विविधता असमान रूप से सभी कटिबंधों में वितरित होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जैव विविधता में वृद्धि होती रहेगी। जैसे जैसे दोस्तों भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे ना वैसे वैसे जैव विविधता में वृद्धि देखने को मिलेगा। भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, स्थिर तापमान, उच्च वर्षा और पर्याप्त धूप वहां रहता है। भूमध्य रेखा की तरफ बैठे बढ़ेंगे ना तो जैव विविधता अधिक। दोस्तों जैव विविधता ना प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें यही होता है कि आपका बारिश भी अच्छा होगा, धूप भी अच्छा होगा, मौसम काफी अच्छा रहता है। तो कहता है कि भूमध्य रेखा यहाँ पे कहता है कि भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा के नजदीक स्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के नजदीक में कौन है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा के नजदीक में कौन सा, कैसा वहां का क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वहां पर स्थिर तापमान भी स्थिर रहता है, वर्षा उच्च होता है, बहुत होता है, पर्याप्त धूप भी रहता है। ठीक है। अभी देखिए, ध्रुवों की ओर मौसम की कठोरता और संसाधनों की कमी के कारण जैव विविधता सीमित होती है। ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो मौसम की कठोरता होती है उधर, ध्रुव की ओर बढ़ेंगे मौसम की कठोरता होती है, संसाधन की कमी के कारण जैव विविधता सीमित होती है। देखिए दोस्तों अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था। ठीक है, तो 2011, ठीक है। अब रियो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। रियो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया। रियो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। ठीक है। वॉल्टर, अगला है कि वॉल्टर जी रोशन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द को गढ़ा। वॉल्टर जी रोशन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द को गढ़ा। वॉल्टर जी रोशन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द को दोस्तों गढ़ने का काम किया है। ठीक है, तो कौन? वॉल्टर जी रोशन ने। अगला है दोस्तों, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों तथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी परिस्थितियों समूह जिसके भाग है पाई जाने वाली विविधता है। समझिएगा, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों, अन्य अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी के तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी परिस्थितियों समूह जिनके ये भाग है में पाई जाने वाली विविधता है। चलिए, जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। कुछ कुछ दोस्तों फालतू का चीज दिया रहता है जिसको इम्पोर्टेंट नहीं है। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। जैव विविधता का 3 स्तर होता है। जैव विविधता के 3 गो स्तर है। अनुवांशिक विविधता, जैव विविधता के कितने स्तर है? 3। एगो अनुवांशिक विविधता है जिसका आधार जीन्स होता है। अनुवांशिक विविधता जिसका आधार जीन्स है। अनुवांशिक विविधता जिसका आधार जीन्स है। जातीय विविधता जिसका आधार है जातियों के बीच की विविधता। जातीय विविधता दोस्तों जिसका आधार है जातियों के बीच की विविधता। समुदाय व परितंत्र विविधता, समुदाय व परितंत्र के बीच की विविधता। अनुवांशिक विविधता दोस्तों आधार इसका जीन्स है। अनुवांशिक विविधता का आधार क्या है दोस्तों? एक बार देखिएगा अच्छे से। देखिए कहता है ना कि जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, तो अनुवांशिक विविधता है ना उसका आधार जीन्स है। अनुवांशिक विविधता का आधार जीन्स, अनुवांशिक विविधता का आधार जीन्स होता है। अच्छा, जातीय विविधता का दोस्तों आधार है वो जाति के बीच की विविधता। समुदाय व परितंत्र विविधता, समुदाय तीसरा है, समुदाय व परितंत्र विविधता, इसका आधार समुदाय व परितंत्र के बीच की विविधता से होता है। चलिए अगला, जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन 1972 के विटेकर ने किया था। जैव विविधता को अल्फा, बीटा, गामा, जैव विविधता को अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन वर्ष 1972 में हिटेकर ने किया था। जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। यह विविधता वर्ष 1972 में
यह विविधता 1972 में हिटक्कर ने किया था। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। लेनिन द्वारा घोषित की गई आर्थिक नीति में किसानों को कर मुक्ति नहीं किया गया था। लेनिन द्वारा जो आर्थिक नीति थी ना दोस्तों, उसमें किसान को कर से मुक्ति नहीं किया गया था। ठीक है, लेनिन द्वारा घोषित जो नई आर्थिक नीति थी उसमें किसानों को कर मुक्ति नहीं दिया गया था। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो देखिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद करेंस्की सरकार के स्थान पर बोल्शेविक शासन स्थापित हुआ। तो बोल्शेविक शासन की स्थापना 7 नवंबर 1917 को होता है दोस्तों। ठीक है, बोल्शेविक का शासन जो स्थापित हुआ 7 नवंबर 1917 को हुआ, जिसके अध्यक्ष लेनिन और विदेश मंत्री ट्रोट्स्की बना था दोस्तों। कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि एक बार फिर से देखेंगे। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद करेंस्की सरकार के स्थान पर बोल्शेविक क्रांति का शासन स्थापित हुआ। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के बाद करेंस्की सरकार के स्थान पर बोल्शेविकों का शासन स्थापित हुआ, जिसके अध्यक्ष लेनिन थे और विदेश मंत्री ट्रोट्स्की था। तो बोल्शेविक शासन का स्थापित हुआ ना, बोल्शेविक शासन, उसके अध्यक्ष दोस्तों लेनिन थे और विदेश मंत्री ट्रोट्स्की बना। ठीक है, अध्यक्ष लेनिन और विदेश मंत्री ट्रोट्स्की बना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि लेनिन ने सबसे पहले जर्मनी के साथ ब्रेस्टलिटोव्स्क, एक सेकेंड दोस्तों, क्या लिखा हुआ है थोड़ा क्लियर कर ले। हाँ, लेनिन ने सबसे पहले जर्मनी के साथ ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि किया और रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर किया और साथ ही देश की आंतरिक समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार फिर से देखिएगा, लेनिन ने सबसे पहले जर्मनी के साथ ब्रेस्टलिटोव्स्क लेनिन ने सबसे पहले जर्मनी के साथ ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि की ब्रेस्टलिटोव्स्क की संधि किया और रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर कर दिया। ठीक है, और क्या किया था कि इसको प्रथम विश्व युद्ध से बाहर कर दिया, किसको, रूस को। लेनिन ने देश की आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। लेनिन ने देश के आंतरिक समस्या के समाधान के लिए 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, नई आर्थिक नीति के प्रमुख बातें निम्न थी। किसानों पर अनाज के बदले एक निश्चित कर लगाया गया। किसानों पर अनाज के बदले एक निश्चित कर लगाया गया। भूमि पर राज्यों का नियंत्रण स्थापित किया गया। भूमि पर राज्यों का नियंत्रण स्थापित किया गया और उद्योगों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। एक बार फिर से देखिएगा, तो नई आर्थिक नीति हुआ ना लेनिन का, वो क्या क्या था। किसानों पर अनाज के बदले एक निश्चित कर लगाया गया। निश्चित कर। भूमि पर राज्य का नियंत्रण। उद्योगों को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दिया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ठीक है, अगला देखिएगा। कहता है दोस्तों कि विदेश मंत्री ट्रोट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना गठित किया गया। विदेश मंत्री ट्रोट्स्की के नेतृत्व में लाल सेना गठित किया गया। दोस्तों लाल सेना का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, कहता है कि ध्यान देंगे, कह रहा है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है, लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया।
आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। इसको याद रखिएगा। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लेनिन ने चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया। देखिए, लेनिन ने 3 गो नारा दिया था, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन का नारा है भूमि, शांति, रोटी। भूमि, शांति, रोटी किसका नारा है? लेनिन का। भूमि, शांति, रोटी किसका नारा है? लेनिन का। भूमि, शांति, रोटी किसका नारा है? लेनिन का। रीजनिंग को दोस्तों छोड़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन ये भी छोड़ देंगे। मैथ रीजनिंग तो हमको छोड़ना ही है, और इंग्लिश भी छोड़ेंगे। हाँ, ये पढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि, और हमको लगता है कि क्या है ये, हमको दोस्तों ये भी तो करेंट अफेयर है दोस्तों, ये करेंट अफेयर है, इसको भी छोड़िए। इसे एक बार, ना ना इसको छोड़िए, करेंट अफेयर आप नहीं देखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी दोस्तों, ये भी दोस्तों करेंट अफेयर ही है। ये सब करेंट अफेयर को छोड़िए, करेंट अफेयर को छोड़ दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना है। ना ये पढ़िए, 15 नंबर, ठीक है। करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग छोड़ेंगे हम, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। करेंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग को छोड़ देना है। देखिए, राणा कुंभा द्वारा निर्मित, कहता है 15 नंबर, कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित कृति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ कहते हैं, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति की रचयिता अग्नि एवं महेश थे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के प्रशस्ति के रचयिता अग्नि एवं महेश थे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचयिता अग्नि एवं महेश थे। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के प्रशस्ति के रचयिता अग्नि, अत्रि और महेश थे। अत्रि और महेश थे। जिस समय राणा कुंभा 1400 मैंने 33 से 68, कहता है कि जिस समय राणा कुंभा गद्दी पर बैठा, मैंने कब बैठा? 1433 से 68 के बीच। फिर से देखिएगा, कहता है कि जिस समय राणा कुंभा गद्दी पर बैठा, मैंने 1433 से 68 के बीच, उस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था। जिस समय राणा कुंभा गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था। जिस समय राणा कुंभा जो है गद्दी पर बैठा, उस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था। 1437 में सारंगपुर के निकट राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच भीषण युद्ध हुआ। 1437 में सारंगपुर के निकट राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी हार गया। ठीक है, इसे मालवा विजय के नाम से भी जाना जाता है। इसको फिर से देखिएगा दोस्तों, कहता है कि 1437 में सारंगपुर के निकट राणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच खूब लड़ाई हुआ, भीषण युद्ध, जिससे महमूद खिलजी हार गया, और इसको मालवा विजय के नाम से भी जाना जाता है। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने, मालवा विजय की स्मृति में, जीत में, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कहिए 1448 में, समझिएगा। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने, मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1448 में। ठीक है, तो इसको याद हो गया होगा कि मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1448 में। आगे चलिए, आगे कहता है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको। हाँ, आगे है कि चित्तौड़ के इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। चित्तौड़ के इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को। चित्तौड़ के इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का कोष कहा जाता है। किसको दोस्तों? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को जो है हिंदू देवशास्त्र का कोष कहते हैं, चित्तौड़ में है। अब देखिएगा रवि कीर्ति के बारे में क्या कहता है। रवि कीर्ति एहोल प्रशस्ति के रचयिता है।
एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति, एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति, एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति, एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति। जैन कवि रवि कीर्ति थे, ठीक है। एहोल प्रशस्ति के रचयिता जैन थे ये रवि कीर्ति। जो रवि कीर्ति जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कवि थे। तो ये भी हो गया कि जो रवि कीर्ति है ना, वो चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति 634 का एक संस्कृत शिलालेख है जो कर्नाटक के एहोल में मेघूती जैन मंदिर में स्थित है। एहोल प्रशस्ति दोस्तों 634 का एक संस्कृत शिलालेख है। एहोल प्रशस्ति 634 का एक संस्कृत शिलालेख है जो कर्नाटक के एहोल में मेघूती जैन मंदिर में स्थित है। जो कर्नाटक के एहोल में मेघूती जैन मंदिर में स्थित है, जो कर्नाटक के एहोल में मेघूती जैन मंदिर में दोस्तों स्थित है। इस एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन है। एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है। विशेष रूप से उनके द्वारा उत्तर भारत में शासन हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख है। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय के विजय का तो वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से इसकी चर्चा है उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करने का उल्लेख इसमें शामिल है। दोस्तों 16 नंबर है, पता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण ये कुछ नहीं, देखिए कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोस्तों संवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, उसी का चर्चा यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों राज सूची में 61 विषय है, राज सूची में 61 विषय है, राज सूची में 61 विषय है, राज सूची में 61 विषय, राज सूची में 61 विषय, संघ सूची में 100 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 विषय। लेकिन संवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय, संवर्ती सूची में 52 विषय। तो राज सूची में 61, संघ सूची में 100 और संवर्ती सूची में 52। राज सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों बना सकता है, इसको याद रखेंगे। पता है यदि केंद्र और राज्य के बीच कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दे, हाँ थोड़ा और छोटा। चलिए दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखेंगे, देखिए कहता है संघ सूची में शामिल कौन कौन है, और छोटा करना पड़ेगा दोस्तों, हाँ अभी होगा, समझिएगा दोस्तों, इसको याद करना बहुत जरूरी है। संघ राज्य सूची में कौन कौन है? सार्वजनिक स्थान राज्य सूची में, पुलिस राज्य सूची में, जेल और सुधार गृह राज्य सूची में, स्थानीय शासन राज्य सूची में, सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था राज्य सूची में, कृषि सिंचाई राज्य सूची में, पशुपालन राज्य सूची में, बाजार मेले राज्य सूची में, सड़क पुल राज्य सूची में, मत्स्य पालन राज्य सूची में, सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची में। देखिएगा सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, जेल और सुधार गृह, जेल और सुधार गृह राज्य सूची, जेल और सुधार गृह राज्य सूची, जेल और सुधार गृह राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, स्थानीय शासन राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची, कृषि और सिंचाई 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 राज्य सूची, पशुपालन राज्य सूची, पशुपालन राज्य सूची, पशुपालन राज्य सूची, पशुपालन राज्य, बाजार मेले राज्य सूची, बाजार मेले राज्य सूची, सड़क पुल राज्य सूची, सड़क पुल राज्य सूची, मत्स्य पालन राज्य सूची, मत्स्य पालन राज्य सूची, सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची, सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची। संघ सूची में देखिए रक्षा, तीनों सेना संघ सूची, तीनों सेना संघ सूची, विदेश मामले संघ सूची, बैंकिंग एवं मुद्रा दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, परमाणु ऊर्जा राज्य सूची, संचार राज्य सूची, रेलवे हवाई बंदरगाह ये सब राज्य सूची में, नागरिकता राज्य सूची, जनगणना भी राज्य सूची, चुनाव राज्य सूची, चुनाव याद रखिए, जनगणना राज्य सूची, संघ सूची सॉरी। देखिए दोस्तों संघ एक बार फिर से देखिएगा, गड़बड़ा गया, तीनों सेना संघ सूची, तीनों सेना संघ सूची, विदेश मामले संघ सूची, विदेश मामले संघ सूची, विदेश मामले संघ सूची, बैंकिंग मुद्रा
संघ सूची, बैंकिंग मुद्रा संघ सूची, परमाणु ऊर्जा संघ सूची, परमाणु ऊर्जा संघ सूची, संचार संघ सूची, संचार संघ सूची, रेलवे हवाई मार्ग संघ सूची, रेलवे हवाई मार्ग संघ सूची, नागरिकता संघ सूची, जनगणना भी संघ सूची दोस्तों, जनगणना याद रखिएगा संघ सूची। चुनाव जो है ना दोस्तों, ये भी संघ सूची का विषय है। चुनाव संघ सूची, आयकर एवं निगम कर संघ सूची, आयकर एवं निगम कर संघ सूची, आयकर एवं निगम कर संघ सूची, आयकर और निगम कर संघ सूची, अखिल भारतीय सेवा संघ सूची, अखिल भारतीय सेवा संघ सूची, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संघ सूची, 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 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संघ, और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भी संघ सूची का उदाहरण है। संवर्ती सूची में शिक्षा संवर्ती सूची, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया रखा गया इसमें। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, जो कि जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। वन दोस्तों, यह भी संवर्ती सूची का उदाहरण है, यह भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। वन शिक्षा तो संवर्ती सूची का है, वन भी संवर्ती सूची का है, और यह दोनों जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों मापतोल भी संवर्ती सूची का विषय है, मापतोल भी, शिक्षा वन मापतोल, तीनों का तीनों संवर्ती सूची, शिक्षा वन मापतोल, तीनों का तीनों संवर्ती सूची, और तीनों का तीनों 42वां संविधान संशोधन 1976। न्याय प्रशासन दोस्तों संवर्ती सूची है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर न्याय प्रशासन संवर्ती सूची का उदाहरण है, संवर्ती सूची का विषय है न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। वो तो दोस्तों इसमें आ गया ना संघ सूची में, तो न्याय प्रशासन जो है ना दोस्तों, वो संवर्ती सूची का विषय है, जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। वन जीव और पक्षी संरक्षण, ये भी संवर्ती सूची का है, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण संवर्ती सूची का उदाहरण है, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण भी दोस्तों संवर्ती सूची का उदाहरण है। विवाह और तलाक संवर्ती सूची, 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 संपत्ति का हस्तांतरण संवर्ती सूची, इसको याद रखिएगा, संपत्ति का हस्तांतरण संवर्ती सूची, ट्रेड यूनियन संवर्ती सूची, इसे पूछेगा, ट्रेड यूनियन संवर्ती सूची, ट्रेड यूनियन दोस्तों संवर्ती सूची, समाचार पत्र भी संवर्ती सूची, समाचार पत्र एवं पुस्तक संवर्ती सूची। तो संपत्ति का देखिए, विवाह तलाक संवर्ती सूची, संपत्ति का हस्तांतरण संवर्ती सूची, संपत्ति का हस्तांतरण संवर्ती सूची, ट्रेड यूनियन संवर्ती सूची, ट्रेड यूनियन संवर्ती सूची, समाचार पत्र पुस्तक संवर्ती सूची, समाचार पत्र पुस्तक संवर्ती सूची, बिजली संवर्ती सूची, बिजली संवर्ती सूची, बिजली संवर्ती सूची, और कारखाना दोस्तों संवर्ती सूची, कारखाना संवर्ती सूची का उदाहरण है। तो दोस्तों अब हो गया ये वाला सेट, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताया, सिर्फ 3-4 बार आप सुन लीजिए, आपका काम दोस्तों बन जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पार्ट 4 का सेट 4 का पहला पार्ट था। जय हिंद।